प्रोविजंस एज टू इंक्वायरी और ट्रायल्स। अब देखिए पीछे उन्होंने बता दिया लास्ट चैप्टर में कि मैजिस्ट्रेट का ट्रायल कैसे होगा, समरी ट्रायल कैसे होगा, सेशन कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा। यहाँ पे जो ट्रायल और इंक्वायरी है उसके इन बिटवीन क्या होना है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में बताई गई हैं। 337 टू 339, 337 टू 339 ये है पार्डन से रिलेटेड, जिसको सुल्तानी गवाह नहीं कहते या किसको कहते हैं वादा माफ गवाह। ये कब बनाए जाते हैं? देखें सिंपल सी बात है, ये सुल्तानी गवाह, ये वादा माफ गवाह ये उस वक़्त बनाए जाएंगे जब डेफिनेटली एविडेंस इतनी नहीं है कि किसी को सज़ा दी जा सके, लेकिन ये कन्विंस्ड हो कोर्ट के यस ऑफेंस तो इन्होंने कमिट किया है। तो क्या ये करते हैं कि जो को एक्यूज्ड होते हैं, जिनको एकम्प्लिस भी कहते हैं, उनमें से किसी एक के साथ एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट किया जाता है कि अगर आप हमें सारा कुछ सच बता दो तो हम आपको माफ़ी दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप सब कुछ बताओगे। तो ये उसके लिए फिर वो अगर एग्री कर जाता है तो फिर इसको सज़ा नहीं होती। ये बाकियों के अगेंस्ट जो गवाही देता है ये उससे रिलेटेड है। टेंडर पार्डन टू एकम्प्लिस, जो शरीक जुर्म है उसको ये ऑफ़र किया जाता है। अब ये इसकी कुछ ख़ास कंडीशंस हैं वो देख लो। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ एनी ऑफेंस ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। पहली बात आ गई कि ट्रायबल किसके होने चाहिए ये ऑफेंसेस जिनमें दी जानी है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट आ गए, 2 कोर्ट्स आ गए, ठीक हो गई। अब इनमें भी आगे वो कह रहे हैं 2 ये आगे, और एनी ऑफेंस या दूसरा एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, ऐसे ऑफेंसेस हों। तीसरी क्या वो कंडीशन कह रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 211 पीपीसी विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तीसरा उन्होंने बता दिया कि सेक्शन 211 पीपीसी इसमें 7 साल तक की अगर सज़ा हो सकती हो, 7 साल तक की सज़ा। इसमें आगे फिर फर्दर और सेक्शंस बताए गए हैं। और एनी ऑफेंस अंडर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड नेमली 216A, 369, 401, 431 एंड 477A, ये ऑफेंसेस हैं, इनमें दी जा सकती है टेंडर ऑफ पार्डन, यानी ऑफ़र किया जा सकता है इन केसेस में। अच्छा, अब कौन कर सकता है? ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन है। अब यहाँ पे है ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, बेसिकली फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट ही ये दे सकता है माफ़ी, ठीक हो गया। मे एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस, ये तीनों में आ गई, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी, इंक्वायरी पे भी और ट्रायल पे भी, यानी तीनों स्टेजेस पे, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to the offence। यानी कोई एक ऐसा पर्सन है कोई जो कि डायरेक्टली और डायरेक्टली तो आ गया ना कि वो खुद इन्वॉल्व हो गया, इनडायरेक्टली में फॉर इंस्टेंस वो हो सकता है उसने अबेटमेंट की हो या उसको किसी तरह से उसका नॉलेज हो, ठीक है। ये दोनों बातें आप इनडायरेक्टली में उस पर्सन को एविडेंस लेने के लिए वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग द एविडेंस, ठीक है। टेंडर ए पार्डन टू सच पर्सन ऑन कंडीशन ऑफ हिज मेकिंग अ फुल and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offence and every other person concerned, whether as original or abettor in the commission thereof, ठीक है। किसी भी पर्सन को उस पर्सन को कहा जाएगा, ये ऑफर किया जाएगा, बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है ना कि आप हमें सारा सच बता दो, जो कुछ हुआ है हम आपको माफ़ कर देंगे। मसला ये है कि अगर तो वो जिसको ये ऑफ़र किया जा रहा है
अगर वो सियाना हो तो उसको समझ जाना चाहिए कि भाई इनके पास एविडेंस नहीं है, ये हमें सज़ा नहीं दे सकते, इसी वजह से तो ये इस किस्म के लालच दे रहे हैं। बहरहाल वो ऑब्वियसली जब एक ट्रायल चल रहा हो, कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो, किसी के अगेंस्ट केसेस हो गए हों, तो वो तो वैसे ही डरे होते हैं, उनको तो यही लगता होता है ना कि हमें सज़ा होनी है। लेकिन अगर एविडेंस नहीं कम तो इस किस्म का उनको ऑफ़र की जाती है। उनमें से जो कमज़ोर होगा उसने तो कहना है कि ठीक है जी मैं बताता हूँ सारा, लेकिन कंडीशन ये है कि उसने हर एक बात बतानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो झूठ बोलना शुरू कर दे, अपने आप को इन्वॉल्व भी ना करे, सारा कुछ ये दूसरों पे डाल दे। ये है कि उसने सब कुछ बताना है जो जैसे हुआ है, ठीक है। ऑफेंसेस ये बता दिए हैं, इनमें वो ये ऑफ़र की जा सकती है। देखें आगे क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी टेंडर्ड पार्डन हु इज़ इन्वॉल्व इन द ऑफेंस ऑफ हर्ट और कत्ल विदाउट द परमिशन ऑफ द विक्टिम एज द केस में बी हियर ऑफ सब विक्टिम। अब यहाँ पे एक उन्होंने कहा है कि जो हर्ट के केसेस हैं या फिर कत्ल का केस है, इन दो में ऑब्वियसली अगर कत्ल का केस है तो जो लीगल एयर्स होंगे वो, या फिर अगर हर्ट का केस है तो विक्टिम, लेकिन अगर विक्टिम माइनर है तो फिर उसके जो भी उसका गार्डियन है या वट एवर, उनको ये ऑफ़र की जाए, उनकी इजाज़त के बगैर किसी को ये पार्डन वगैरह नहीं दी जाएगी। देखें, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी टेंडर पार्डन हु इज़ इन्वॉल्व इन इन ऑफेंस, यानी अगर किसी एक को माफ़ करना है, टेंडर पार्डन करनी है, लेकिन कत्ल या हर्ट का केस होगा तो ये लीगल एयर्स या जो भी विक्टिम वगैरह उनकी इजाज़त के बगैर नहीं किसी को पार्डन दिया जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हम बिल्कुल क्लियर हैं। 1A अब क्या कह रहे हैं, एवरी मजिस्ट्रेट हु टेंडर्स अ पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 shall record his reasons for so doing and shall on application made by the accused furnish him with a copy of such record। वो जब भी करेगा ना किसी को पार्डन देगा, उसने रीजनिंग रिकॉर्ड करनी है कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और एक्यूज़ कहेगा ना कि मुझे इसकी कॉपी दो तो वो उसको कॉपी भी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कभी भी एक्यूज़ को सरप्राइज़ नहीं किया जा सकता, एक्यूज़ को हर बात बतानी होती है ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। एक्यूज़ इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, हमने ये पहले से मान के चलना, कभी भी उसको सरप्राइज़ नहीं हम कर सकते। सो जो भी इस किस्म क्या हमने अगर कोई किसी को वादा माफ़ गवाह भी बनाया है तो उसका भी उसको बताया जाएगा कि भाई ये फलाना तेरे साथ था, ये वादा माफ़ गवाह बन गया। ठीक हो गया। प्रोवाइडेड दैट द एक्यूज शैल पे दिस फॉर द सेम अनलेस द मैजिस्ट्रेट फॉर सम स्पेशल रीज़न, वो जो कॉपी मांग रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है या उसको पे करना पड़ेगा, डिपेंड करता है मैजिस्ट्रेट पे। 2 क्या, एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर अंडर दिस सेक्शन शैल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल इफ एनी, यानी जो भी बंदा ये वादा माफ गवाह बन रहा है ना, उसको बाद में फिर उसकी गवाही ली जाएगी, उसको ट्रायल में एग्जामिन किया जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि उसने आके मैजिस्ट्रेट के सामने कह दिया, सारा बयान दे दिया, बात ख़त्म, नहीं, उसका बाकायदा वो एज अ विटनेस आएगा, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होगा एक्यूज पार्टी का, ये ज़रूरी है। 2A, in every case where a person has accepted a tender of pardon and has been examined under subsection 2, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ये ऑफ़र की गई थी उसने एक्सेप्ट कर ली, फिर उसको एग्जामिन भी किया गया है, द मैजिस्ट्रेट बिफोर होम द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग शैल, जिस मैजिस्ट्रेट के सामने ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उसके लिए लाजमी है वर्ड शैल का यूज़ हो रहा है। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूज इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, यानी वो बिलीव कर रहा है, उसने एग्जामिन भी कर लिया, अब उसके बाद उसको लगता है कि एक्यूज जो है उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, कमिट हिम फॉर द ट्रायल टू द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट एज द केस में भी, तो वो उस एक्यूज को फॉरवर्ड कर देगा सेशन कोर्ट को या हाई कोर्ट को जहाँ पे भी उसका ट्रायल होना है। सबसेक्शन 3, सच पर्सन अनलेस ही इज़ ऑलरेडी ऑन बेल शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, और अगर वो बेल पे होगा तो एक अलग बात, अगर बेल पे नहीं है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। पावर टू ग्रांट टेंडर ऑफ पार्डन, अब इसमें ड्यूरिंग ट्रायल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट भी ये किसी भी एक्यूज़ को एविडेंस लेने के लिए उसको उसको पार्डन कर सकते हैं, उसको वादा माफ गवाह बना सकते हैं। देखिए इस सेक्शन में कहा क्या गया, एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज पास्ड, किसी भी वक्त जब ट्रायल चल रहा है, जजमेंट पास होने से पहले
The High Court or Court of Session trying the case may, with the view of obtaining on the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any such offence, tender or order the officer in charge of prosecution in the district to tender a pardon on the same conditions to such person. तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि अगर ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वो भी एविडेंस लेने के लिए किसी भी पर्सन को वादा माफ गवाह बना सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी टेंडर पार्डन हु इज़ इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। ये वही हर्ट या कत्ल वाली सिचुएशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि इस सिचुएशन में अगर कत्ल का केस है या हर्ट का केस है तो लीगल एयर्स या विक्टिम उनकी इजाज़त के बगैर किसी को वादा माफ गवाह नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे 338 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा जा रहा है कि वो ड्यूरिंग ट्रायल कर सकते हैं। जो पिछला सेक्शन था उसमें तो मैजिस्ट्रेट को कहा जा रहा था कि वो अगर तो कोई इंक्वायरी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कर सकते हैं। 338 में था ड्यूरिंग ट्रायल वो कर सकते हैं। 339 कमिटमेंट ऑफ पर्सन टू होम पार्डन हैज़ बिन टेंडर्ड। अगर ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन 1 इसका देखें, वेयर अ पार्डन हैज़ बिन टेंडर्ड अंडर सेक्शन 337 और 338। 337 में उसको पार्डन किया गया किसी पर्सन को, या 338 में यानी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ने किया, एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाइज, लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सर्टिफाइज करता है, वो कहता है that in his opinion any person who has accepted such tender has either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence not complied with the condition on which the tender was made. Such person may be tried for the offence in respect of which the pardon was so tendered or for any other offence of which he appears to have been guilty in connection with the same matter। यहाँ पे कहा गया देखिए, अगर तो किसी पर्सन को वादा माफ गवाह बनाया गया था लेकिन उसने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, उसने फुल डिस्क्लोज नहीं किया मैटर को, उस सिचुएशन में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह देता है कि नहीं जी इसने वादा खिलाफ़ी कर दी है, इसने हमें पूरी सच्ची बात नहीं बताई, तो इस सिचुएशन में उस पर्सन का वो जो पहले वाला एग्रीमेंट था उसको माफ़ किया गया था वो ख़त्म, उसके अगेंस्ट ट्रायल चलेगा, जो ऑफेंस है उससे रिलेटेड भी, और अगर कोई दूसरा ऑफेंस भी उससे रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड भी उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा। यानी ये नहीं कि वादा माफ गवाह एक दफ़ा बना लिया है तो बात ख़त्म होगी, नहीं, कंडीशन ये है कि उसने हर एक बात को बतानी है, अगर वो नहीं बताएगा तो उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा। 339 में सब सेक्शन 1 में ये बता दिया गया। प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइजो क्या कह रही है, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी of the other accused and that he shall be entitled to plead that such trial that he has complied with the conditions upon which such tender was made, in which case it shall be for the prosecution to prove that such conditions have not been complied with। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तो बात आ गई है कि जब उसने वादा खिलाफ़ी कर ली है, उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू होना है तो उसका जॉइंट ट्रायल नहीं होगा बाकी एक्यूज के साथ। सेकेंडली वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर तो वो इनकार करता, वो कहता है नहीं जी मैंने तो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की हैं, मैंने बिल्कुल सच में सारी बात बता दी है, तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली जो प्रूव करना है वो फिर प्रोसिक्यूशन ने करना होता है कि भाई इसने पूरी बात नहीं बताई। सब सेक्शन 2, द स्टेटमेंट मेड बाई अ पर्सन हु हैज़ एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मे बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम एट सच ट्रायल। जो भी उसने फिर एविडेंस दी होती है वो उसके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है। 3 में नो प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच स्टेटमेंट शैल बी एंटरटेन्ड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पे एक तो ऑफेंस उसका ये भी बन जाता है ना कि उसने कोई झूठी एविडेंस दे दिया कोर्ट में आके, ये ऑफेंस की हद तक वो कह रहे हैं कि अगर इसको भी लगाना है तो फिर प्रायर सैंक्शन आपको लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की कि इसने आके कोर्ट में झूठी एविडेंस दी है। सिंप्लीफाई करें सेक्शन 339 को तो इसमें ये कहा गया अगर किसी बंदे को पार्डन दी गई है और उसने सच्ची बात नहीं बताई, जिस मकसद के लिए उसको माफ़ी दे रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, उसने बातें छुपा ली हैं, फुल डिस्क्लोजर नहीं किया फैक्ट्स का, तो उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा। अच्छा 339A, अब प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ पर्सन, अब ये इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये जो इस पर्सन के अगेंस्ट अब ट्रायल शुरू किया जा रहा है इसका प्रोसीजर क्या होगा। द कोर्ट ट्राइंग अंडर सेक्शन 339 अ पर्सन हु हैज़ accepted a tender of pardon shall before the evidence of witnesses
for the prosecution is taken, ask the accused whether he pleads that he has complied with, यानी उस पर एक किस्म का चार्ज ही लगाया जाएगा ना, उससे पूछा जाएगा। प्रोसीजर तो यही होगा भी क्या आपने फुल डिस्क्लोजर किया था, उससे पूछा जाएगा उसका ट्रायल शुरू करने से पहले। सब सेक्शन 2, इफ़ द एक्यूज डज सो प्लीड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड प्रोसीड विद द ट्रायल। कोर्ट उसका अगर वो कहता है कि हाँ जी मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो सारी बातें बता दी हैं, वो डिनाई कर रहा है चार्ज को, तो फिर क्या होगा, उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा। एंड शैल बिफोर जजमेंट इज पास्ड इन द केस फाइंड वेदर और नॉट द एक्यूज इज कंप्लाइड। फिर वो जजमेंट पास करने से पहले अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये सही कह रहा था, इसने पूरी बात बता दिया, तो उसको क्विट कर दिया गया या उसको सजा कर दिया जाएगा। ये इस सेक्शन 339A में बताया गया। सो वादा माफ गवाह 337 में इन्वेस्टिगेशन ट्रायल इंक्वायरी में ये इसको किसी भी पर्सन को जिससे एविडेंस लेना ज़रूरी हो उसको ये ऑफ़र किया जाता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो फिर उसने पूरी बात बतानी होती है। 338 में ये था कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल भी ये ऑफ़र कर सकती है। 339 में ये था कि अगर उसने पूरी बात नहीं बताई, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट पे ट्रायल चलेगा। आगे ये 339A में उसका प्रोसीजर बताया गया। ऑब्वियसली उसे पूछा जाएगा कि वो क्या कहता है कि उसने किया है, पूरी बातें बताई या नहीं बताई। उसके लिहाज से अगर वो डिनाइल करता है तो उसका ट्रायल होगा, फिर क्विट होगा या उसको सज़ा होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बंद हो गया था बीच में, तो समझ गया था। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका, पार्डन से रिलेटेड, वादा माफ गवाह से। इससे क्वेश्चन आ जाते होते हैं कि अब 338 339 में क्या डिफरेंस है। तो ये देख लेना कि वहाँ पे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल कर रही है, और वहाँ पे 337 में जो है वो मैजिस्ट्रेट कर रहा है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान। ठीक हो गया। 340 पे अब आते हैं। अब इसमें क्या गया, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड बाय बी डिफेंडेड एंड हीज competency to be a witness. Subsection 1, any person accused of an offence before a criminal court or against whom proceedings are instituted under this code in any such court may of right be defended by a pleader। यानी जिस पर्सन के अगेंस्ट भी पहला राइट उसको दिया जा रहा है कि कोई केस चल रहा है, तो वो अपने आप को थ्रू अ प्लीडर, थ्रू ए वकील, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। ये सिंपल सी बात आ गई। अब ये सबसेक्शन 2 देखें, मैंने कई दफ़ा आई थिंक ये बात की है कि 342 की स्टेटमेंट होती है एक्यूज़ की, हमने किया भी है, आई थिंक मैंने किया हुआ। 342 की स्टेटमेंट होती है जब एविडेंस प्रोसिक्यूशन की क्लोज हो जाती है। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक्यूज से पूछा जाता है कि आप 340 सबसेक्शन 2 के अंडर आप एविडेंस अपनी रिकॉर्ड कराओगे, खुद एज अ विटनेस आओगे। तो ये वही सेक्शन है 340 सबसेक्शन 2। 342 का जो सवालनामा दिया जाता है ना एक्यूज को, उसमें एक क्वेश्चन होता है कि क्या आप एज अ विटनेस आओगे, ये उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट अगेंस्ट होम द प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस कोड इन एनी सच कोर्ट शैल इफ ही डज नॉट प्लीड गिल्टी, यानी उसका ट्रायल शुरू हो गया, उसने प्लीड नॉट गिल्टी कर लिया, गिव एविडेंस ऑन ओथ। अब ये वाली जो 342 की स्टेटमेंट है, याद रख लेना, ये हमेशा ऑन ओथ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली इंटरव्यूज़ में कि क्या 340 सबसेक्शन 2 का जो स्टेटमेंट होगी एक्यूज की वो ऑन ओथ होगी, यस। लेकिन 342 वाली जो स्टेटमेंट है वो ऑन ओथ नहीं होती, नॉट ऑन ओथ। 342 भी सेक्शन इसके बाद आ रहा है, लेकिन ये इनमें एक मेजर डिफरेंस है। 340 सबसेक्शन 2 वाली ऑन ओथ होगी, ये ऑन ओथ नहीं होती। यहाँ पे क्या कह रहा है, गिव एविडेंस ऑन ओथ इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्जेस और एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम और एनी पर्सन चार्ज और ट्राइड टुगेदर विद हिम इन द एट द सेम ट्रायल। यानी ऑन ओथ उससे पूछा जाएगा, वो उसके पास पूरा राइट है कि वो उसको डिसप्रूफ करे, खुद एज अ विटनेस आए। ठीक हो गया। Provided that he shall not be asked and if asked shall not be required to answer any question tending to show that he has committed or been convicted of any offence other than the offence। अब ये कह रहे हैं कि उससे जब सवाल पूछे जाएंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसका जवाब दे कि जो ऑफेंस उसने इससे अलावा कोई किया, उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ लो तो वो उसका भी जवाब दे, ज़रूरी नहीं है उसके लिए। देखिए दोबारा,
प्रोवाइडेड दैट ही शैल नॉट बी आस्क्ड, उससे पूछा नहीं जाएगा, एंड इफ आस्क्ड, और अगर पूछा गया, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू आंसर, उस सवाल का जवाब वो देना उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा। एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू शो दैट ही हैज़ कमिटेड और बिन convicted of any offence other than the offence with which he is charged or for which he is being tried or is of a bad character। तीन बातें आ गई हैं यहाँ पे। कोई उसने और ऑफेंस कमिट किया था, ये जिसका ट्रायल हो रहा है इसका नहीं, पहले उसने कोई और ऑफेंस कमिट किया था या उसको किसी और ऑफेंस में ट्रायल उसका हुआ है, उसको सज़ा हुई है, या फिर उसका कोई बैड करेक्टर से रिलेटेड उससे सवाल पूछ लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब दे, उसकी मर्ज़ी है वो जवाब दे या ना दे। ये जब 340 सबसेक्शन 2 में उससे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जब उसको एग्जामिन किया जा रहा है, लेकिन आगे इसकी 3 एक्सेप्शंस भी उन्होंने साथ ही बता दी हैं। नंबर 1 क्या है? द प्रूफ दैट ही हैज़ कमिटेड और बिन कन्विक्टेड ऑफ सच ऑफेंस इज एडमिसिबल इन एविडेंस टू शो दैट ही इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस विद विच ही इज़ चार्ज और फॉर विच ही इज़ बीइंग ट्राइड। देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे 340 सबसेक्शन 2 में ये कह दिया गया है कि अगर तो उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन है या फिर दूसरी बात आ गई कोई दूसरे ऑफेंस में अदर ऑफेंस जिससे वो चार्ज नहीं हुआ, कोई दूसरे ऑफेंस से रिलेटेड उससे क्वेश्चन कर लिया है, या फिर तीसरी बात की है इन्होंने कि अगर उसके बैड कैरेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है तो वो उसका जवाब दे। ठीक है, 3 बातें आ गई। लेकिन एक्सेप्शन में पहली एक्सेप्शन क्या आ गई है कि जो ये ऑफेंस है, दूसरा ऑफेंस या कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, वो रेलेवेंट है, उससे रिलेटेड जवाब दिया जाना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस हमने सेक्शन 75 में पीपीसी में पढ़ के आ गए हैं कि इन्हांस्ड पनिशमेंट दी जा सकती है। ऐसा ही है ना कि चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में अगर उसने ऑफेंस को रिपीट किया तो उसको दोबारा सज़ा दी जा सकती, उसको बढ़ा के सज़ा दी जा सकती है। तो उसके लिए अगर ज़रूरी है कि प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड उससे सवाल पूछा गया तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन में उसको पहली में उसको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे वो नहीं कहेगा कि जी मुझे आप प्रीवियस कन्विक्शन या किसी दूसरे ऑफेंस से रिलेटेड आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हो। पहली बात आ गई। दूसरी, ही हैज़ पर्सनली और बाई हिज प्लीडर आस्क्ड क्वेश्चन of any witness for the prosecution with a view to establishing his own good character or has given evidence of his good character। दूसरी बात आ गई कि अगर उसने किसी विटनेस से रिलेटेड, अगर उसके गुड कैरेक्टर से रिलेटेड कोई बात की है तो फिर वो यहाँ पे जवाब, अगर उसने कहा है कि जी मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा, 340 सबसेक्शन 2 में आके वो ये कह रहा है कि जी मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मैंने पहले कभी कोई ऑफेंस नहीं किया, मुझे कभी सज़ा नहीं हुई, वो इस्टेब्लिश कर रहा है कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है, या फिर उसका ये प्लीडर कह रहा है, तो इस सिचुएशन में वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। यहाँ पे फिर उससे उसके बैड कैरेक्टर से रिलेटेड अगर सवाल पूछ लिया ना तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तीसरी बात, ही हैज़ गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन चार्ज विद और ट्राइड ऑफ द सेम ऑफेंस। उसने अगर किसी दूसरे पर्सन, he has given evidence against any other person charged with or tried for the same offense। या फिर तीसरी सिचुएशन में उसने किसी अपने को एक्यूज के रिलेटेड अगर कोई एविडेंस दे दी है, कोई स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी है, तो फिर उससे सवाल पूछा जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। ये 3 सिचुएशन है जहाँ पे उससे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका उसको जवाब देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उसको लगता है ये अगर 3 कंडीशन नहीं है तो वो इसको इनकार कर सकता है कि मैं जवाब नहीं देता हूँ। ये 340 सबसेक्शन 2 वाला ये जो होता है ना बयान, नॉर्मली होता क्या है कि क्रिमिनल केस किसने प्रूव करना होता है? प्रोसिक्यूशन ने। जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज होती है तो 342 की स्टेटमेंट, उससे सवाल एक पूछे जाते हैं एक्यूज से, उसमें पूछा जाता है कि भाई आपने खुद एज ए विटनेस आना, कोई अपने गवाह लेके आने हैं। नॉर्मली 99% एक्यूज कहता है नहीं मैंने नहीं आना, मुझे क्या ज़रूरत है, आपने मेरे पे एलिगेशन लगाया, प्रूव करो, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उन पे है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस यहाँ तक बात नहीं पहुँचती, एक्यूज पर्सन नहीं आते, लेकिन अगर आए तो फिर ये कंडीशन है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन बताऊँ? सीधा है ना, क्लियर है ना ये? हाँ, 342 और 341
अच्छा, ये जो सेक्शन है ना 341 और इसके साथ ये 341 वाला जो है ना, ये सेक्शन, इसको अकेला नहीं हमने पढ़ना, इसके साथ हमने मिला के पढ़ना सेक्शन 361। ये दोनों कनेक्टेड है। अब ये इसमें कहा गया है कि जो गूंगे बहरे होते हैं, ठीक है, ये जो कि पागल ना हो, सिर्फ वो ऐसे बंदे हों जो कि प्रोसीडिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो उनको उनका ट्रायल में उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा। देखें, इफ द एक्यूज दो नॉट इनसेन, जो एक्यूज्ड है वो पागल नहीं है, कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, द कोर्ट may proceed with the trial, and in case of a court other than a high court, or if such trial results in a conviction, the proceedings shall be forwarded to the high court with the report of the circumstances of the case, and high court shall pass thereon such order as it thinks fit। देखो, वो कह रहे हैं कि ये अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि पागल तो नहीं है, लेकिन उसको प्रोसीडिंग्स नहीं समझ आ रही, वो गूंगा बहरा भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में अगर उसको कन्विक्शन करनी है ट्रायल में, तो ट्रायल कोर्ट नहीं कर सकती, वो पास ऑन कर देगी हाई कोर्ट को, फिर हाई कोर्ट करे उस पर। देखिए फिर दोबारा इसको, इफ द एक्यूज दो नॉट इनसेन कैन नॉट बी मेड अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, उसको प्रोसीडिंग्स की समझ नहीं आ रही, पागल भी वो सॉरी ये भी हो सकता है, गूंगा हो सकता है, बहरा हो सकता है, वो सुन ही नहीं सकता, तो उसको समझ कैसे आएगी। द कोर्ट में, हाँ जी, हाँ फिर वो भी नहीं, उसका सेपरेट आ जाता है ट्रायल, ये पागल और माइनर उनका सेपरेट आ जाता है। ये आ रहे हैं कि अगर वो प्रोसीडिंग्स को नहीं समझ सक रहा, अब इसमें ज़्यादातर गूंगे बहरे इंक्लूड होंगे। द कोर्ट में प्रोसीड विद ट्रायल, कोर्ट ट्रायल चलाएगी, एंड इन केस ऑफ कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट नहीं है, कोई दूसरी कोर्ट है, और इफ सच ट्रायल रिजल्ट्स इन ए कन्विक्शन, लेकिन अगर कन्विक्शन होनी है, जो ट्रायल का रिजल्ट आ रहा है उससे उसको सजा ही मिलनी है, द प्रोसीडिंग्स शैल बी फॉरवर्डेड टू द हाई कोर्ट विद द रिपोर्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, फिर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा और हाई कोर्ट ही सजा देगी। वो पर्सन जिनको समझ नहीं आ रही, अब इसमें ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी लैंग्वेज वो ना हो, उसको लैंग्वेज की समझ ना आती हो। फॉर इंस्टेंस, मैं पंजाबी हूँ, मेरे अगेंस्ट अगर कोई ऐसी जगह पे ट्रायल हो रहा है जिसकी मुझे लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, तो फिर उस सिचुएशन में ये एप्लीकेबल है कि उसको प्रोसीडिंग्स की समझ नहीं आ रही। पागल मैं तो नहीं, लेकिन मुझे लैंग्वेज का बैरियर आ गया, मुझे उसकी लैंग्वेज की वजह से समझ ही नहीं आ रही, तो उस सिचुएशन में ये आ गया कि अगर मुझे कन्विक्ट करना है तो मैटर फिर हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा, और हाई कोर्ट फिर उसको आगे देखेगी। 342, अब इसको तो हमने बहुत दफ़ा बहुत एक्सप्लेन कर लिया हुआ है, लेकिन फिर देखते हैं अब इसकी लीगल लैंग्वेज जो बेयर एक्ट में दी गई है वो क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage of inquiry or trial without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary, and shall for the purpose aforesaid question him generally on the case after the witnesses of the prosecution have been examined and before he is called for his defense। देखिए वही बात आ गई। जनरली क्या होता है कि जैसे ही चार्ज फ्रेम हुआ, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस लेके आई, उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने आके गवाहियाँ दी हैं, काफ़ी मटेरियल उसे एक्यूज्ड के अगेंस्ट आ गया है, तो हर एक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्वेश्चंस बना के, ये सवालनामा बना के कोर्ट की तरफ से एक्यूज को दिया जाता है कि भाई इन सवालों के जवाब दो। उनमें से एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप एज ए विटनेस आओगे, उनमें से एक क्वेश्चन ये होता है कि वाई दिस केस अगेंस्ट यू, वो कि ये जो मुद्दई और गवाह हैं ये आपके खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हैं, क्यों आपके अगेंस्ट झूठा केस है। सो इस किस्म का एक सवालनामा दिया जाता है, वो 342 में यही बताया गया, क्योंकि उसको सरप्राइज़ नहीं करना होता। आपने यहाँ पे उससे क्वेश्चन जो भी उसके अगेंस्ट मटेरियल आ गया वो सारा उसके सामने क्वेश्चंस की सूरत में रख देते हैं कि भाई इन सब का जवाब दो सवालों का। और नॉर्मली प्रैक्टिस में क्या होता है, कोर्ट ने यही दो क्वेश्चन ज़्यादा कंसिडर करने होते हैं कि क्या ये एज ए विटनेस आ रहा है,
व्हाई दिस केस अगेंस्ट यू, इसके इस क्वेश्चन का ये क्या जवाब दे रहा है। इन दो क्वेश्चंस को देखा जाता है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं आई डोंट नो, इट इज़ इररिलेवेंट, इस किस्म के जवाब वो बाकी क्वेश्चंस के दिए जाते हैं। सब सेक्शन 2, द अक्यूज शैल नॉट render himself liable to punishment by refusing to answer such questions or by giving false answers to them, but the court may draw inference। देखें, जो भी उसको मैंने आपको बताया ना कि रूटीन में जवाब यही होते हैं कि इट इज़ इनकरेक्ट, आई डोंट नो, नॉट रेलिवेंट, इस किस्म के जवाब हर सवाल के एक्यूज़ ने देने होते हैं 342 की स्टेटमेंट में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 में कह रहे हैं कि भाई अगर वो झूठे जवाब दे रहा है, फॉल्स आंसर्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सज़ा दे देनी है, बस वो उसकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी जवाब दे। हाँ, उसके अगेंस्ट एक इन्फेरेंस ड्रॉ की जा सकती है। बंदा कोर्ट ये सोच सकती है कि ये खुद एज ए विटनेस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये झूठा है, इस वजह से या ये विटनेस बॉक्स में नहीं आ रहा, यानी एक उसके अगेंस्ट इन्फेरेंस ड्रॉ की जा सकती है कोर्ट की तरफ से, और उसको सज़ा नहीं होनी कि वो हर सवाल का झूठा जवाब दे जा रहा है। ठीक हो गया। 3 में क्या है, द आंसर्स गिविंग by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry into a trial for or वो कह रहे कोई और दूसरा केस हो, कोई दूसरी इंक्वायरी हो, तो यहाँ पे जो उसने आंसर दिए हैं उसमें उनको एज एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाई सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 340, नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज। यानी 342 में वो साफ कह रहे हैं कि भाई ऑन ओथ नहीं होना, जो भी इसमें होना है 340 सब सेक्शन 2 में ऑन ओथ होना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है 342 तक तो पूछ लो। नहीं, 343 जो है इसमें सिंपल ये कहा गया है कि कभी भी इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं यूज़ की जाएगी, सिवाय जो 337 और 338 वाले 2 सेक्शंस हैं ना, वादा माफ गवाह बनाने के लिए उसको ऑफर किया जा सकता है, उसके अलावा इंड्यूस वगैरह नहीं करना। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 337 एंड 338, नो इन्फ्लुएंस बाय मींस ऑफ एनी जी इंड्यूस करना, उसको तरगीब देना, उस पर किसी किस्म का उसके फेवरेबल अपना काम निकलवाने के लिए लालच देना, इंड्यूस करना, ये सारा कुछ आ जाता है इसमें। प्रॉमिस करना उसके साथ, ये सारा कुछ आ जाता है। टू एन एक्यूज पर्सन टू इंड्यूस हिम टू डिस्क्लोज और विद होल्ड एनी मैटर विद इन हिज नॉलेज, यानी उसको सिर्फ उन 2 सेक्शंस में कह रहे हैं कि जी आप कर सकते हो, क्योंकि उसको वहाँ पे तो आप बाकायदा वादा माफ गवाह बना रहे हो ना। उसके अलावा आप किसी एक्यूज को वैसे उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसको लालच नहीं दे सकते, उसको तरगीब नहीं दे सकते कि भाई आपकी मर्ज़ी के वो जवाब वगैरह दे दे। ये आ गया 344। अब इसमें 2 बातें देखें। पहली बात तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम केसेस को एडजर्न कर सकती है। हमने देखा ना कि आज एक केस, आज के लिए उसकी हेयरिंग थी, विटनेस नहीं आए, हड़ताल होगी, वकील साहब नहीं आए, इस किस्म की सिचुएशंस चलती रहती हैं ना। तो ये 344 में पहली बात तो ये की गई है कि टाइम टू टाइम कोर्ट केस को एडजर्न कर सकती है। वो जो केसेस एडजर्न होते हैं ना, वो ये 344 की पावर यूज़ की जाती है। सबसेक्शन 1, इफ़ फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अ विटनेस और एनी अदर रीजनेबल कॉज, एब्सेंस ऑफ विटनेस, अगर विटनेस नहीं आए या कोई दूसरी वजह है, इट बिकम्स नेसेसरी और एडवाइजेबल to postpone the commencement of or adjourn any inquiry or trial, the court may, if it thinks fit, by order in writing stating the reasons therefore, from time to time postpone or adjourn the same for such a term। यही होता है। ये बाकायदा अगर देखें ना, आज अगर केस लगा है, वकील साहब नहीं आए, हड़ताल हो गई, उसमें अब ऑब्वियसली कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, वो उसको एडजर्न करेगी। जब वो एडजर्न करेगी तो आज का रिटन ऑर्डर देगी, उसमें वजह देगी भी हड़ताल हो गई या वकील साहब नहीं आया, फलाना विटनेस नहीं आया, तो इस वजह ये रीजनिंग दे के वो केस को एडजर्न कर सकते हैं। ये 344 में पावर दी गई। दूसरी, अब इसमें यहाँ पर रिमांड की बात की गई है। एक रिमांड था 167 में,
एक ये 344 में रिमांड की बात हो रही है। ये क्या था? ये फिजिकल रिमांड था। फिजिकल रिमांड में कस्टडी किसको दी जाती है? पुलिस को दी जाती है। ठीक है, कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह पूरा करें। ये मैक्सिमम 14 डेज का हो सकता है रिमांड। ठीक हो गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको ज़रूरत नहीं है तो उसकी कस्टडी, उस एक्यूज की कस्टडी पुलिस से लेके ये जेल में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड। अब ये 15-15 दिन के लिए होता है। जैसे ही एक्यूज जुडिशियल होता है हम उसकी बेल भी फाइल कर देते हैं कि उसको अंदर रखने का क्यों कोई फायदा नहीं है। सो फिजिकल रिमांड 167 में है, 344 में जुडिशियल रिमांड है। ये हर 15 दिन के बाद जब केस की हेयरिंग होती है तो उस एक्यूज को लाया जाता है जेल से। अगर उसकी बेल नहीं हुई, अगर बेल हुई है फिर तो सिनेरियो ही डिफरेंट हो गया ना। तो ये जुडिशियल रिमांड सेक्शन 344 है। 167 में फिजिकल रिमांड है। इसमें कोई ऐसा कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, 345। अच्छा बतूल, इससे रिलेटेड ना मैंने एक पूरा डिटेल्ड इस सेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है। मैं वो इस अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना। इसमें बेसिकली यही है कि ऑफेंसेस में कंपाउंड सुलह कैसे की जा सकती है। ये आप वो मैं सेंड कर दूंगा डेफिनेटली। 346 है, प्रोसीजर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन केसेस विच ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। देखें, if in the course of an inquiry or trial before magistrate in any district the evidence appears to him warrant a presumption that the case is one which he should be tried or sent for the trial to the court of session or the high court or by some other magistrate in such district, he shall stay proceedings and submit the case with a brief report explaining its nature टू द सेशन जज और टू द। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर एक केस चला रहा है मैजिस्ट्रेट और उसको ये लग रहा हो कि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही, या उसको लग रहा है कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो मैटर को भेज देगा सेशन कोर्ट को भी। आगे जिसको अगर किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन बनती है उसको भेज दो, सेशन कोर्ट की बनती है उसको भेज दो। यानी यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को पता होना चाहिए कि भाई ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ट्रायल तो वो शुरू कर लिया लेकिन उसको ये लग रहा है मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर वो सेशन जज को भेज देगा। उसके साथ एक ब्रीफ रिपेट, ये देखें ना, शेल स्टे प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगा एंड सबमिट द केस विद अ ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग इट्स नेचर टू द सेशन जज or to such other magistrate having jurisdiction as the session judge directs। या सेशन जज को भेज देगा, सेशन जज कहेगा अगर तो कि ये फलाने मैजिस्ट्रेट को भेज दो तो उसको भेज देगा। ये इस किस्म का है। The subsection 2, the magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself or send the case for trial to the court of session or high court। वो जिसको भेजा गया अगर उसको भी लगता है कि यार ये मैंने ट्रायल नहीं करना इसका, या सेशन कोर्ट कर सकती है या हाई कोर्ट कर सकती है, तो ये उनको भेज देगा। पहले में है कि एक मैजिस्ट्रेट को लगा कि मैं नहीं ट्रायल कर सकता हूँ, ये दूसरा मैजिस्ट्रेट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकती है, सेशन कोर्ट कर सकती है, तो वो सेशन जज को कहेगा। फिर सेशन जज जो भी डायरेक्ट करेगा किसी मैजिस्ट्रेट के पास उसको भेज दो। अब किसी मैजिस्ट्रेट के पास अगर भेजा गया वो भी कहता है कि जी मेरे से मैंने नहीं ट्रायल करना, ये तो सेशन कोर्ट ने करना, तो वो सेशन कोर्ट को भेज देगा उसको जिसको उसको लगता है। तो ये बेसिकली कोर्ट की पावरें बताई गई हैं कि वो भेज सकते हैं अगर उनके पास जुरिस्डिक्शन ना हो। 347 प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मैजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ये भी उसी किस्म का है। इफ़ इन एनी ट्रायल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट बिफोर साइनिंग द जजमेंट। अब वो जजमेंट साइन करने से पहले उसको ये लगता है, इट अपीयर्स टू हिम एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स दैट द केस इज वन which ought to be tried by the court of session or high court, he shall send the case to the court of session or high court for trial। वो जजमेंट पास करने से पहले उसको ये लगा कि भाई किसी भी वक्त कि ये मैंने नहीं ट्रायल करना, ये सेशन कोर्ट ने करना है या हाई कोर्ट ने करना है, तो वो उनको फॉरवर्ड कर देगा। ये भी इसके पास मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। 348 अब ये प्रीवियसली कन्विक्टेड जो पर्सन है वो हमने सेक्शन 75 है पीपीसी वाला कि जो इन्हांस्ड पनिशमेंट देनी होती है उससे रिलेटेड ये है, उसका प्रोसीजर बताया गया। ठीक है, और ये 221 सबसेक्शन 7
चार्ज में भी हमने पढ़ा था कि चार्ज में भी लिखा जाएगा अगर प्रीवियस किसी की कन्विक्शन हो और उसको ज़्यादा सज़ा देनी हो तो। सब सेक्शन 1 में क्या कह रहा है, हु एवर हैविंग बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और 17, वही वाले 75 में इसका बताया गया, with imprisonment for a term of 3 years or upwards is again accused of any offence punishable under either of those chapters with the imprisonment of 3 years or upwards, shall, if the magistrate before whom the case is pending is satisfied that there is sufficient ground for trial of the accused by the court of session or high court, as the case may be, send the accused for trial to such high court unless, देखिए सीधी सी बात है, अगर तो किसी बंदे को इन्हांस्ड पनिशमेंट देनी है, चैप्टर 12 और चैप्टर 17 वाले पीपीसी वाले उसने ऑफेंसेस को रिपीट किया है, तो इस सिचुएशन में अगर उसको लगता है मैजिस्ट्रेट को भाई ये तो ट्रायल इसका सेशन कोर्ट करनी चाहिए को करना चाहिए या हाई कोर्ट को करना चाहिए, तो वो उनको भेज देगा। ये इधर ही घूमी जा रहा है कि पावर मैजिस्ट्रेट को दे रहा है कि आप दूसरी कोर्ट में भेज सकते हो। ये सबसेक्शन 2, व्हेन एनी पर्सन इज सेंट फॉर ट्रायल टू द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1, एनी अदर पर्सन अक्यूज जॉइंटली विद हिम इन द ट्रायल शैल बी सिमिलरली सेंट फॉर ट्रायल। एक अगर जॉइंट ट्रायल हो रहा था, इसमें एक बंदे को अगर भेजा गया सेशन के पास कि भाई इसको ज़्यादा सज़ा देनी है, तो जो उसका क्यों एक्यूज है जिसका ट्रायल उसका साथ चल रहा था उसका केस भी फिर सेशन में ही चला जाएगा। ऐसे नहीं कि एक का इधर आ जाएगा दूसरे का उधर चला जाएगा, इकट्ठा ही सारा केस ही उधर चला जाएगा। 349 प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशेंटली स्वेयर। देखें हमने पढ़ के आए हैं, बड़ा हमने पढ़ा था सेक्शन 35 में भी कि मैक्सिमम पनिशमेंट एक सेक्शन 30 वाला कितने साल की दे सकता है, 7 साल की। बाकी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाला 3 साल की दे सकता है, लेकिन वो डबल भी हो सकती है उनकी, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ऑफेंसेज हो सेक्शन 35 में है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि वो जो सज़ा उसकी बनती है वो नहीं दे सकता, तो फिर वो क्या करेगा, वो सेशन कोर्ट को ही भेज देता है। देखें, वैन एवर द मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड और थर्ड क्लास हैविंग जुरिस्डिक्शन इज ऑफ द ओपिनियन आफ्टर हियरिंग, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड क्लास के मैजिस्ट्रेट की बात करें, after hearing the evidence for the prosecution and accused that the accused is guilty and he ought to receive punishment different in kind from or more severe than that which magistrate empowered। देखें सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का मैजिस्ट्रेट है, उन्होंने ट्रायल किया, उसके बाद उनको लगता है कि इसको सज़ा देनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन वो तो नहीं ज़्यादा दे सकते। अब सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट 1 साल की दे सकता है, थर्ड क्लास वाला मैजिस्ट्रेट 1 महीने की सज़ा दे सकता है। तो यहाँ पे क्या करें, फिर वो क्या करेगा, or that ought to be required to execute bond under, he may record the opinion and submit proceedings to forward to the accused to the magistrate of first class specially empowered in this behalf। तो वो क्या करेगा, वो मैजिस्ट्रेट सेकंड और क्लास थर्ड वाला वो फर्स्ट क्लास वाले मैजिस्ट्रेट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जिसको एम्पावर किया उसके पास उसको केस को भेज देगा, भाई आप देख लो, मैं तो इसको ज़्यादा सज़ा दे नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए। 1A क्या, when more accused than one are trying to being tried together and the magistrate he shall forward all the accused। ये भी वही बात है कि जितने भी accused हैं उन सबको इकट्ठा ही भेज दिया जाएगा, ये नहीं कि एक का भेज दो एक का ना भेजो। अच्छा, अब ये फिर आगे सब सेक्शन 2 में एविडेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पे the magistrate to whom the proceedings are submitted may if he thinks examine the parties or and recall and examine any witness who already given the evidence। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जिसको भेजी गई है केस के भाई मैं सज़ा ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ आप दे लो, वो मैजिस्ट्रेट फिर जो गवाह हो चुके हैं उनको रिकॉल भी कर सकता है, उनको दोबारा भी बुला सकता है, उनकी एविडेंस दोबारा ले सकता है इन द केस एंड मे कॉल, और अगर उसको ज़रूरत हो तो कोई दूसरे मज़ीद एविडेंस भी ले सकता है, मज़ीद गवाहों को भी बुला सकता है। एंड शेल पास सच जजमेंट सेंटेंस और ऑर्डर इन केस एज ही थिंक्स फिट एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक हो गया। देखें क्लास 2 और क्लास 3 का मैजिस्ट्रेट उसको लगता है कि मैं तो सज़ा दे ही नहीं सकता हूँ, इसको ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए, वो क्लास 1 के मैजिस्ट्रेट को भेज देगा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको एम्पावर किया हुआ है, उसके पास केस को भेजेगा, फिर वो सुनेगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सज़ा देने के लिए जो गवाह हो चुके हैं उनको दोबारा भी सुन सकता है, उनको दोबारा बुला सकता है कि आके गवाही दो, फिर उसके अलावा वो और भी गवाह बुला सकता है और उसके बाद फिर वो फैसला करेगा सज़ा देनी है ज़्यादा नहीं देनी। ठीक हो गया। लेकिन क्लास 1 वाला भी जो मैजिस्ट्रेट है वो अपनी जो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे ज़्यादा नहीं वो दे सकता, ये प्रोवाइजो में ये कहा गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये 350, अब इसमें मैं सिंपली बता देता हूँ 350 में है क्या। 350 में ये कहा गया कि
कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक जज एक केस सुन रहा है, उसका ट्रांसफ़र हो गया अंदर, उसकी जगह नया आ गया जज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो पार्टली एविडेंस हो चुकी थी, पार्टली अभी नहीं हुई थी, आधे गवाह हुए थे आधे नहीं गवाह हुए थे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस जज की मर्ज़ी है कि वो दोबारा से केस को सुनना, दोबारा एविडेंस को सुनना शुरू कर दे, जहाँ से हो जितनी हो चुकी है उनसे आगे केस को चला ले, ये उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। केसेस टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन देयर इन सक्सीडेड सेशन और मैजिस्ट्रेट हु एक्सरसाइज इज सेशन जज और मैजिस्ट्रेट सो succeeding may act on the evidence so recorded by or partly recorded by the predecessor or partly recorded by himself or he may re-summon witnesses। वही बात आ गई, या तो वो जो एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है आदि उसके आगे लेके चल पड़े, या गवाहों को दोबारा बुला ले कि भाई दोबारा आओ, दोबारा मैंने आपको सुनना है सारा। नॉर्मली ऐसे होता है कि जब एक जज का ट्रांसफ़र हो जाए, जो उसका केस जहाँ तक जितनी एविडेंस हो चुकी हो, प्रैक्टिस पे ऐसे ही होता है, जो नया जज उसकी जगह आता है ना, वो वहीं से केस को आगे ट्रायल शुरू कर देता है। लिखा हुआ है, पावर है कि वो चाहे तो दोबारा सारे गवाहों को बुला ले, लेकिन नॉर्मली इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है। डिटेंशन ऑफ 351 any person attending criminal court although not under arrest or upon summon be detained in the court for the purpose of inquiry or trial offence which courts I take cognizance which from the evidence may appear to have been committed and may be proceeded against as though have been arrested or summoned। यार यहाँ पे 351 में सिंपल ये बात की गई है, अगर कोई एक्यूज़ है, अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको कोर्ट अगर उसे बेल वगैरह नहीं करवाई तो उसको डिटेन किया जा सकता है। 352 में सिंपल सी बात है कि जो केसेस हैं वो ओपन कोर्ट में सुने जाएंगे। अब ये जो हमारी अदालतें हैं बेसिकली ये ओपन कोर्ट है ना, यहाँ पे हर कोई आ जा सकता है, इसको कहते हैं ओपन कोर्ट। लेकिन साथ ही यहाँ पे कहा गया कि अगर जज को ये लगे कि नहीं इसको किसी लोगों को नहीं आने देना अंदर, ये इमरान खान साहब वाला केस भी हो रहा है ना, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि कोई आम पब्लिक अंदर नहीं आएगी, सहाफ़ी अंदर नहीं आएंगे, एक लिस्ट बता दी, ये वकील अंदर आएंगे, तो इस तरह भी कर सकते हैं। या तो ओपन कोर्ट में नॉर्मली केसेस होंगे, लेकिन 352 में जज के पास ये भी पावर है कि वो चाहे तो वो कर सकता है कि भाई फलाने आ जाए फलाने ना आए, ये उसके पास पावर है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो शुरू वाले सेक्शंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। अप्रूवर वाला, फिर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस वाला, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 342 और 340 सब सेक्शन 2 ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद वाले ये जो है ना आ जाते हैं कि मैजिस्ट्रेट फलाने को ट्रांसफ़र कर सकते, ये सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर वो इन्हांस पनिशमेंट देनी है तो वो क्या करेगा, वो ऊपर भेज देगा। ये था इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर एविडेंस वाला है ना, टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। हाँ, नेक्स्ट आ रहा है कि एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड करनी है। कल हम दोनों चैप्टर करेंगे, अगले भी, एविडेंस वाला भी और जजमेंट वाला भी। ये दोनों करके जजमेंट ख़त्म करके फिर सजाएं और अपीलें ऊपर चले जाएंगे। ट्रायल कल हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।